आज हम आपको ले जाएंगे बहुत ही अद्भुत जगह पर, एलोरा, जो कि एक हाई आर्किटेक्ट का निचोड़ है। क्या आपको पता है कि भारत में ऐसा एक ही मंदिर है जो पूरी तरह से एक पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। 2 लाख टन ठोस चट्टान को हटाकर तैयार किया गया ये मंदिर आज भी दुनिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में से एक है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर की। ये भारतीय वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। कहा जाता है कि इसे पूरा होने में 200 साल से अधिक का समय लगा था। एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ी 34 गुफाओं का समूह है। इसमें सबसे अनोखी और भव्य गुफा है गुफा नंबर 16, यानी कैलाश मंदिर। इसे देखकर दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कार भी फीके पड़ जाते हैं। यह मंदिर न केवल अपनी विशालता के लिए, बल्कि इसे अपनी बारीक नक्काशी और अद्भुत कला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर 300 फीट लंबा और 175 फीट चौड़ा है। इसका सबसे ऊंचा शिखर 100 फीट ऊंचा है, जो कि इसे और भी भव्य बनाता है। कैसे किया गया होगा उस वक्त के लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक सटीक कैलकुलेशन। इसके मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर 70 फीट ऊंचे विजय स्तंभ है और मंदिर की नींव पर विशाल पत्थर के हाथी उकेरे गए हैं। इन हाथियों के पीठ पर पूरा मंदिर टिका हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। राष्ट्रकूट राजा ने पश्चिमी चालुक्यों को युद्ध में हराकर दक्कन में सत्ता पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रकूट वंश के शिलालेखों में उल्लेख है कि मंदिर की योजना और निर्माण राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और कैलाश मंदिर का निर्माण का काम राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम के काल में हुआ, ईस्वी 757 से 772 के बीच। आज के समय में बहुत ही कम लोग इस महान वंश के बारे में जानते हैं, लेकिन इन्होंने भारतीय इतिहास में असंख्य योगदान दिए हैं। एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटकर तराशा गया, यानी सबसे पहले पहाड़ के ऊपरी हिस्सा काटा गया, फिर धीरे धीरे कर नीचे की ओर इसे मंदिर का आकार दिया गया। इसमें कुल 2 लाख टन पत्थर निकाला गया। चूंकि इतनी गहरी खाई से पत्थर को निकालना लगभग असंभव होगा, इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि उन्होंने सबसे सरल तरीका चुना होगा, जिसमें मूर्तिकारों को ऊपर से नीचे तक चट्टान को छेनी से काटना शामिल था, ताकि मुख्य मंदिर के आसपास क्षेत्र से हटाए गए पत्थरों को सहायक कार्य दल द्वारा पहाड़ की ढलान से नीचे लुढ़काया जा सके। पहले के हटाए कई टन पत्थर कहा गए, साथ ही चट्टानों को कहीं फेंका जाना चाहिए था, लेकिन हमें आसपास चट्टानों के ढेर का कोई सबूत नहीं मिला। हमारे पास आज भी इस बारे में बात करने के लिए कोई भरोसेमंद सोर्स नहीं है कि चट्टान कहाँ गई, उनका उपयोग कैसे किया गया। ये आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। यह अनुमान लगाना संभव है कि पश्चिमी भारत के लोगों ने इस क्षेत्र को क्यों चुना। इसका कारण था ये बेसाल्ट चट्टान, जो कि छेनी प्रतिक्रियाशील थी। कला इतिहासकारों के अनुसार राजमिस्त्री और मूर्तिकार मिलकर काम करते थे। जैसे ही एक टीम चट्टान खोदती, दूसरी टीम सभी डिटेलिंग को तराशना शुरू कर देती थी। चूंकि इसे ऊपर से नीचे तक तराशा गया, इसलिए कारीगरों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह और पत्थर पर चोट करने के लिए पर्याप्त कोहनी की जगह मिल गई, जिससे मचान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अतिरिक्त यह दावा किया जाता है कि वास्तुकारों के पास पहले से ही एक प्लान और वर्किंग मॉडल था। कैलाश मंदिर की वास्तुकला और नॉर्थन कर्नाटका में विरूपक्ष मंदिर के बीच उल्लेखनीय सिमिलरिटी के कारण आमतौर पर यह माना जाता है कि बाद की संरचना का निर्माण करने वाले उन्हीं कारीगरों ने किया। पल्लव
और चालुक्य शैली ने किसी तरह प्रेरणा के रूप में काम किया हो, ऐसा हो सकता है। पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैलाश मंदिर का आकार लगभग 2 गुना है। लेकिन अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो पाते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अनबिलीवेबल नॉलेज था। भारत में ऐसे कई रॉक कट स्ट्रक्चर है जो इस बात का प्रमाण देती है कि हमारे पूर्वज असाधारण कारीगर थे। मंदिर के अंदर शिव के विभिन्न रूपों में अद्भुत मूर्तियां हैं। प्रवेश द्वार पर 2 मंजिला गोपुरम स्थित है। प्रवेश द्वार के किनारों पर शैव और वैष्णव द्वारा पूजे जाने वाले देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जबकि नदी गंगा, यमुना, सरस्वती की आकृतियां पवित्रता, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। प्रवेश द्वार से 2 आंतरिक प्रांगण दिखाई देते हैं। कमल पर बैठी गजलक्ष्मी की नक्काशीदार छवि दिखाई देती है, जो धन की देवी है। पैनल पर 4 हाथी है। 2 बड़े हाथी बर्तन से गजलक्ष्मी पर पानी डालते हुए चित्रित किया गया है, जबकि 2 छोटे हाथी नीचे की पंक्ति में कमल के तालाब से बर्तनों में पानी भरते हुए चित्रित किया गया है। आंगन में 2 हाथी और स्वतंत्र रूप से खड़े विजय स्तंभ राष्ट्रकूट राजाओं की सर्वोच्चता और शक्ति को दर्शाते हैं। राष्ट्रकूट राजाओं को अपनी हाथी दल के साथ कई युद्ध जीतने के लिए जाना जाता है, जिससे हाथी उनके पसंदीदा जानवरों में से एक बन गए। मंदिर में हाथी की मूर्तियों की उपस्थिति राष्ट्रकूट राजाओं की ताकत और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। कैलाश मंदिर की अधिरचना को सहारा देने वाले विशाल जानवर हिंदू पौराणिक कथाओं में पशु जगत को दिए गए महान महत्व को दर्शाते हैं। पूरा मंदिर परिसर पौराणिक कहानियों के विशाल पैनलों से सजाया गया है। उभरे हुए स्तंभ गलियारे से घिरा हुआ है। कैलाश मंदिर की अधिरचना को सहारा देने वाले विशाल हिंदू जानवर पौराणिक कथाओं में पशु जगत को दिए गए महान महत्व को दर्शाते हैं। पूरा मंदिर परिसर पौराणिक कहानियों के विशाल पैनलों से सजाए गए एक उभरे हुए स्तंभ गलियारों से घिरा हुआ है। कैलाश मंदिर पर मूल रूप से सफेद प्लास्टर की एक मोटी परत थी, जो इसे पवित्र कैलाश पर्वत जैसा बनाती है, इसलिए इसका नाम कैलाश मंदिर पड़ा। विद्वानों का दावा है कि वास्तव में पूरे मंदिर को रंगा और प्लास्टर किया गया था। यही वजह है कि इसे रंग महल या चित्रित महल के रूप में भी जाना जाता था। ऊपरी मंदिर की छत पर पुराने भित्ति चित्रों के कुछ टुकड़े अभी भी देखे जा सकते हैं। रामायण पैनल में 7 पंक्तियों में कई दृश्य दर्शाए गए हैं। अयोध्या से राम के प्रस्थान के दृश्य, भरत द्वारा उन्हें वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश, शूर्पणखा के वन दृश्य, रावण द्वारा सीता का अपहरण, राम की हनुमान से मुलाकात, लंका पहुंचने के लिए हनुमान का समुद्र पार करना, अशोक वन, रावण के दरबार का दृश्य और अंतिम पंक्ति में लंका पहुंचने के लिए पत्थरों का पुल बनाती वानर सेना। इसके ठीक अपोजिट साइड में है महाभारत पैनल। महाभारत पैनल में भी 7 पंक्तियां हैं। नीचे के 2 पंक्तियों में कृष्ण के प्रारंभिक साहसिक कारनामों को दर्शाया गया है तथा ऊपरी 5 पंक्तियों में महाभारत युद्ध, अर्जुन की तपस्या तथा महाभारत में वर्णित किरात अर्जुन के युद्ध के दृश्य दर्शाए गए हैं। रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए
दिखाया गया है, जहां भगवान शिव को विश्राम में बैठे हुए दिखाया गया है। शिव अपने पैर के अंगूठे के दबाव से रावण के अहंकार को कुचलते हुए दिखाए गए हैं। मुख्य मंदिर में विद्या मंडप, नंदी मंडप, एक स्तंभित हॉल और अमल गर्भगृह है, जो 5 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है। प्रवेश द्वार मुख्य बिंदु के रूप में कार्य करता है और मानव दुनिया से पवित्र दुनिया में जाने का प्रतीक है। जैसे जैसे कोई एक मंडप से दूसरे मंडप में जाता है, हॉल का आकार छोटा होता जाता है और रोशनी कम होती जाती है, जो दर्शाता है व्यक्ति पवित्र दुनिया के करीब पहुंच रहा है। इस कैलाश मंदिर के बारे में एक दंत कथा है। दंत कथा के अनुसार इस चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर को मणिकेश्वर गुफा के रूप में स्थापित किया गया था, क्योंकि इसे एलापुरा साम्राज्य की रानी मणिकावती ने स्थापित किया था। इस कहानी के अनुसार एलापुरा के राजा को पिछले जन्म के किए गए पाप के कारण एक असाध्य बीमारी हो गई थी। राजा एक बार शिकार के अभियान पर एलोरा के पास गए। रानी, जो राजा के साथ यात्रा कर रही थी, रानी ने तालाब के पास भगवान गुरुनेश्वर की पूजा की, देवता से प्रतिज्ञा ली, यदि राजा ठीक हो गए तो वह शिव के सम्मान में मंदिर बनवाएगी। राजा ने माई मसाला के तालाब में स्नान किया और पाया कि तालाब में स्नान करने के बाद वह बीमारी से ठीक हो गए थे। रानी बहुत खुश हो गई और उसने राजा से मंदिर का निर्माण तुरंत शुरू करने की मांग की, ताकि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। रानी ने मंदिर के शिखर को देखने तक का उपवास रखने का निर्णय लिया। राजा सहमत हो गया, लेकिन इतने कम समय में मंदिर को पूरा करने के लिए कोई भी वास्तुकार आगे नहीं आया। औरंगाबाद के पैठन के एक स्थानीय निवासी कोकासा ने चुनौती को स्वीकार किया और राजा को वचन दिया कि रानी 1 सप्ताह में मंदिर के शिखर को देख पाएगी। कोकासा ने अपनी टीम के साथ मिलकर मंदिर को ऊपर से तराशना शुरू किया, ताकि 1 सप्ताह के भीतर वह शिखर को तराश कर शाही जोड़े को उसका दर्शन करा सके। तब मंदिर का नाम रानी के सम्मान में मणिकेश्वर रखा गया था और राजा ने एक शहर एलापुरा, जो कि आज का आधुनिक एलोरा, का निर्माण किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और ऐसे ही खास जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।